बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो SEC का कोर्स है, स्किल स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें जो पेपर होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, तो उससे संबंधित जितने भी MCQs हैं जो आपके कोर्स में आते हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखोगे तो इससे आपकी सारी की सारी क्या होगी, जो रिवीजन हो जाएगा सारी की सारी यूनिटों का। साथ के साथ मैं ये बता दूं, इस पेपर में वहाँ ना सिर्फ आपको सिर्फ MCQ कराऊंगा, बल्कि कंप्यूटर फंडामेंटल का जो आपका पेपर होता है, इससे संबंधित मैं आपके सामने सारे के सारे MCQs लेकर आया हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, ना सिर्फ आपका इसमें मैं MCQ करवाने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे आपको सामने ऐसे कैसे, बल्कि इसमें मैं आपको थ्योरी भी करवाने वाला हूँ। अगर क्योंकि आपको पता है MCQ बेस्ड एग्जाम होती है, पर्सन के ऑप्शंस भी बदले जा सकते हैं, क्वेश्चन भी थोड़े अलग आ सकते हैं, तो थ्योरी का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों की दोनों चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ के साथ एक चीज़ और छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले करा दिया है, पार्ट फर्स्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से ज़रूर से जो उस पार्ट को भी देख लेना। और जो सारे के सारे MCQs की PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे दिया है। अब आपका क्लास को शुरू करते हैं। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर उसका मुख्य उपयोग है, प्राइमरी यूज है वो कहाँ कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखो, जो आपके जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जो किसके कहाँ पर काम होते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो इसको काम में लेते हैं। आम लोगों के पास थोड़ी, आपके पास थोड़ी कभी सुपर कंप्यूटर का नाम सुना आपने, क्या मेरे पास तो सुपर कंप्यूटर है, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी के पास गए उसके पास सुपर कंप्यूटर, ऐसा नहीं होता ना। बड़े बड़े जैसे कि आपके पास जो इसरो हो गया उसके पास सुपर कंप्यूटर है, कोई IIT है उसके पास सुपर कंप्यूटर है, कोई परमाणु का जो अनुसंधान केंद्र होगा उसके पास सुपर कंप्यूटर होगा। तो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो आपको पता है, अब आसमान से संबंधित चीज़ों को कैलकुलेट करने पर, कि रॉकेट उड़कर जा रही है, समझ में आ गया, तो वो किस स्पीड से जाएगी, कैसी कैलकुलेशन करनी है। तो अगर ये अपने वाले कंप्यूटर में करे तो लैग कर जाए रॉकेट, तो कहीं और पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बहुत फास्ट कंप्यूटर चाहिए, ये बड़े होते हैं साइज में, हाई स्पीड में कैलकुलेशन करते हैं, लाखों की गणना कुछ चंद सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये पहला जो यूनिट होता है उसमें कंप्यूटर के टाइप होते हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने समझा दिया सुपर कंप्यूटर, अब बात करूंगा माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो सबसे समझू, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो का अर्थ क्या होता है, छोटा। माइक्रोफोन का नाम सुना होगा ना आपने, छोटे वाला फोन होता है उसको माइक्रोफोन बोलते हैं, तो वही है माइक्रो मतलब छोटा। अब थे सोचो कि मान लो लैपटॉप तो घोड़े बटोरे की, छोटा में क्या है वो, क्योंकि सबसे छोटा रूप होता है ना कंप्यूटर का, वो कौन सा होता है, लैपटॉप हो गया, उसमें टैबलेट आता है, और जो कंप्यूटर पे आप यूज करते हो ना, जो नॉर्मल डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर आते हैं, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। समझ में आ गया, लैपटॉप हो गया आपका, जो PC जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं वो वाला, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, और टैबलेट हो गया, ये सारे सारे किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और इसमें जो IBM सिस्टम 360 हो गया, क्रे हो गया, ये सारे के सारे उदाहरण हैं किसके, ये उदाहरण है सुपर कंप्यूटर के। आगे आगे सारी चीज़ें पता चलेंगी, बस आप वीडियो में बने रहना बस आपको। CPU के मुख्य घटक कौन से हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए CPU? तो CPU के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, तो आपको पता है CPU होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU के भी दो भाग होते हैं, कौन सा, ALU और कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और अब इनका क्या कार्य होता है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है ना, वो क्या कार्य करती है, जो आप कैलकुलेशन करते हो ना कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की, तो वो करती है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करती है, आप कोई कमांड देते हो, जैसे आपने कमांड दिया कि मुझे MS वर्ड खोलना है, तो वो कंट्रोल यूनिट पे काम करेगा, और उस MS वर्ड पे आपने जाकर 2 + 2 = 4 करवाया, वो कहाँ पर काम करता है, ALU पर कार्य करता है। तो समझ में आ गया आपको, गणना करने का कार्य अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का, और जो चीज़ों को एक्सेस करने का या फिर कमांड को प्रोसेस करने का काम कंट्रोल यूनिट का।
तो एएलयू किस प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी होती है? तो एएलयू है वो कैसे कार्य करता है? गणितज्ञ और तार्किक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। तो मैंने अर्थमेटिक का समझा दिया। अर्थमेटिक क्या होता है? गणितज्ञ, जिसमें आपको कैलकुलेशन से संबंधित कार्य है वो किसमें किए जाते हैं? एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले वाला प्रश्न है, कैसे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखो मेमोरी है ना, मेमोरी उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी। दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। और तीसरी वाली कौन सी मेमोरी होती है? कैप्चे मेमोरी। समझ में आ गया आपको? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैप्चे मेमोरी। अब देखो क्या होता है, जैसे कि आपने एक कंप्यूटर है आपके पास, आप कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर के अंदर रैम और रोम आती है, समझ में आ गया? या फोन के एग्जाम्पल से भी समझ लो आप इसको। काफ़ी विद्यार्थी जिनके पास कंप्यूटर नहीं रहा जीवन में, उनको मोबाइल के उदाहरण से समझ लो। मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, बस उसका छोटा रूप है। तो जो रैम और रोम आती है कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, वो होती है प्राइमरी मेमोरी। समझ में आ गया? अब क्या कर दिया आप बोले कि मेरे को तो मोबाइल में और एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो आप मेमोरी कार्ड खरीद के डाल दिया आपने अपने मोबाइल के अंदर। और लैपटॉप के लिए आप क्या करते हो? यूएसबी का यूज़ करते हो, पेन ड्राइव लाकर लगा दिया। आपने कभी ना कभी पेन ड्राइव का यूज़ किया होगा जीवन में, अगर आपके पास कंप्यूटर आता हो। और अगर आपके पास आज के मोबाइलों में तो मेमोरी कार्ड का इतना जरूरत नहीं होता, लेकिन पहले तो होता था ना, पहले के समय में। शायद आप पहले के समय के वाले विद्यार्थी नहीं रहे, लेकिन मेमोरी कार्ड का यूज होता था पहले स्टोरेज बढ़ाने के लिए। तो वो कौन सा होता है? सेकेंडरी के टाइप होते हैं। और अब क्या होता है, आपने कोई भी कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया, समझ में आ गया कि भाई चलो एक काम करो, व्हाट्सएप खोल के दे मुझे, या जो कंप्यूटर उस पर बोले आप कि MS वर्ड खोल के दे। तो जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया MS वर्ड खोल के दे, वो जो उस समय जो कैलकुलेशन होगी, वो जो CPU जो कंट्रोल यूनिट है और जो प्राइमरी जो मेमोरी है उसके बीच में जो स्टोरेज रहता है वो कैप्चर मेमोरी में रहता है। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, आप कोई जो PDF है ना, PDF है उसको स्टोर कर रहे हो, तो स्टोर करने में जो कुछ समय लगता है ना, आप डाउनलोडिंग करते हो, अपलोडिंग करते हो तो कुछ समय लगता है। तो उस समय जो चीज़ कार्य करती है ना, जो जिस प्रोसेस में कार्य करती है, स्टोरेज रहता है, वो कौन सी मेमोरी पे रहता है? कैप्चे मेमोरी पे रहता है। और जो कैश मेमोरी है, सॉरी कैप्चे बोल रहा था मैं काफ़ी देर से, कैश मेमोरी है ना, कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी भी होती है। समझ में आ गया? मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसका क्या कार्य होता है? ये डाटा को CPU तक फास्ट पहुंचाने का कार्य करती है। और ये क्या होती है? सबसे छोटी मेमोरी भी होती है, छोटी सी होती है। कोई छोटा सा आदमी वो जल्दी सी भाग जाना भाई बात है, तो ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, ज़्यादा कम स्टोरेज स्टोर करके रखती है, लेकिन फास्ट कार्य करती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। अगले वाला है, रोम मेमोरी की विशेषता क्या है? तो जो रोम मेमोरी है ना, उसका क्या विशेषता होती है? तो देखो प्राइमरी के मैंने 2 उदाहरण बताए आपको, रैम और रोम। रैम और रोम दोनों की फुल फॉर्म बताऊंगा। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म है RAM। अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को, टेंशन मत लो आप। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गया? रैम का कार्य क्या होता है? आप जब मोबाइल आपके पास है या कंप्यूटर, दोनों में समझा दूंगा। अगर आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपने व्हाट्सअप खोला, तो व्हाट्सअप जब आप करते हो ना, काटते हो, बोले बैकग्राउंड में ऐप खुला हुआ है, तो जो बैकग्राउंड में ऐप खुलता है ना, वो कहाँ पर रहता है? वो रहता है रैम के ऊपर। समझ में आ गया? जो आप 6 GB के 8 GB के रैम लाते हो ना, कि मोबाइल 8 GB का है मेरे पास, 4 GB का मेरे पास कंप्यूटर वाला रैम वाला कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो वो क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में एग्जांपल दूं, MS ऑफिस खोल दिया, पेंट खोल दिया, गानों सुनने लगा, वीडियो भी देखने लगा, साथ के साथ नेट पर क्रोम भी खोल रखा है, सारी चीज़ें चल रही, ये इकट्ठे स्टोर हो रही हैं, ये सारों को सारो स्टोरेज हो रही है, उनको ऐप खुले उनको भी, तो वो इकट्ठे हो रहे हैं, रैम के ऊपर हो रहे हैं। समझ में आ गई? और या कहें कि मेमोरी है टेम्परेरी मेमोरी। अब टेम्परेरी क्या है? फोन ने थे स्विच ऑफ कर, कंप्यूटर ने स्विच ऑफ करो, तो क्यों हो वह ऐप वापस थोड़ी खुलेगा, कुछ खुले ना, कट जाए ना सारा का सारा, मतलब बैकग्राउंड से हट जाते हैं ना। और अगर वापस आप बैकग्राउंड क्लियर कर देते हो तो भी वो रैम है या जो ऐप है वो हट जाते हैं ना। तो ये कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी है। रोम समझोगा तो रैम और भी जल्दी समझ में आ जाओगी थारा। अब अपन बात करेंगे रोम की। तो रोम की वह एक फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, या कहें कि मेमोरी वह है या वह है
जहाँ थे उनको मेरे पास 128 GB रैम स्टोरेज को मोबाइल है, 256 GB मेरा लैपटॉप की स्टोरेज है। तो बात जो स्टोरेज जो है ना इतने GB की भाई रैम के अलावा है, रोम के अलावा है। अभी को क्या काम है 256 में क्या क्या डाउनलोड है, कोई फोटो होगी थारी, कोई वीडियो पड़ी है वो हो, या फिर जो इंटरनेट से थारा कोई मूवी डाउनलोड कर ली, बस सब चीज़ पड़ी रही ना वो के अंदर 256 GB। तो बाई चीज़ क्या रोम है। अब थे लैपटॉप ने स्विच ऑफ करो या मोबाइल ने स्विच ऑफ करके और जो ऑन करो तो केबा मेमोरी जो ऐप है या फाइल है वह कट जाएंगे, कौन कटी ना अया कहीं पड़े रही ना। तो एक लेबा क्या की मेमोरी है, कहीं को स्टोरेज करे रोम, व रोम करे परमानेंट स्टोरेज। अब दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, रैम और रोम में पर्सन कैसा आएगा वो भी बता देता हूं। आपको समझ में आ गया रैम और रोम क्या क्या होती है, स्टोरेज वाइज भी समझा देता हूं पर्सन कैसा आएगा। तो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब फोन ने जैसे स्विच ऑफ करो ऐप भागा तो वो क्या हो ब रैम है वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब क्या होती है अस्थायी होती है। और जो रोम है, रोम में क्या था वीडियो पड़े हो, वीडियो फोन ने स्विच ऑफ करके जो ऑन करो वीडियो बया को मैं रही हो, मतलब क्या नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी है। समझ में आ गई। रोम रोम मतलब स्थायी, राम मतलब अस्थायी। समझ में आ गई सारी चीज़ें। नहीं समझ में आई या समझ में आई कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, आपको पता है स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस। तो इसमें से जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है प्रिंटर नहीं है, बाकी स्कैनर, कीबोर्ड और माउस है। ये क्या होता है अब देखो ये भी समझा दूँ था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस क्या है कि अंदरू समझो, इनपुट मतलब कोई चीज़ अंदर जा रही है, आउटपुट मतलब बाहर ना आ रही है। अर्थ क्या हो, कोई भी कंप्यूटर में थे इंस्ट्रक्शन दो, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन मतलब कि थे माउस पर क्लिक करो और क्लिक करके कोई माई कंप्यूटर पर गया उठे क्लिक करो तो क्यों हो कंप्यूटर पर माई कंप्यूटर खुल गो। तो क्यों हो जो जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ने जी हार्डवेयर का द्वारा थे देश को हो। समझ में आ गई। वो कौन सा है इनपुट डिवाइस हुए हैं, मतलब इनपुट मतलब अंदर की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन अंदर की तरफ जिस हार्डवेयर के थ्रू जा सके उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण बताऊं, कीबोर्ड ने कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना कोई आदमी था तो कीबोर्ड का प्रयोग करोगा, और तो टेक्स्ट मैसेज के जा रहे कंप्यूटर के अंदर जा रही है ना, तो कौन सा है इनपुट डिवाइस है। अगले वाला क्या है माउस। कोई भी चीज़ पर टिक करके थे माउस ने जो वन नहीं ऊपर क्लिक कर करके कोई चीज़ खोलो तो अंदर जा रही है ना इंस्ट्रक्शन। स्कैनर होगो, समझ में आ गया, स्कैनर हो गया। अब स्कैनर क्या करता है, चीज़ों को स्कैन करने का प्रयास करता है। जैसे क्यूआर कोड आपने स्कैनर से उसको स्कैन किया तो वो जो उस पर स्कैनर में इंफॉर्मेशन थी वो अंदर गई, तभी तो चीज़ कुछ खुलती है। समझ में आ गया ना। तो इसका क्या उदाहरण होगा, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण होगा। अब थान बात समझाऊँ आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हुई, जन से इंस्ट्रक्शन बाहर ना हो। जब प्रिंट आउट थी, कोई प्रिंट आउट प्रिंट निकला है, जब वो बाहर ना होगा के अंदर जागो, बाहर ना होगा ना कागज, तो एक सही उदाहरण क्या होगा प्रिंटर होगा। इसके अलावा एक और उदाहरण हो मॉनिटर। मॉनिटर पर कोई भी चीज़ थे जब देखो हो तब बाकी था बाहर ना की तरफ देखा है ना सीधी सीधी लिखेड़ी, तो बाकी है एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर है उन अगर एग्जाम में पर्सन आओ तो इन आउटपुट डिवाइस ही करना है ये, लेकिन मॉनिटर दोनों ही हुआ है, इनपुट भी हुआ और आउटपुट भी हुआ है। मेरे हिसाबों तो समझ में आ जानी चाहिए था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। उदाहरण और ज़्यादा समझा दूंगा बाद में। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से किसे माना जाता है, तो माउस को। अब क्या याद करोगे थे पॉइंटिंग डिवाइस, जब माउस आपने कभी ना कभी माउस को कंप्यूटर को चलाएगा तो माउस चलाऊंगा कर्सर आने जो है मूव टोसो इन्ने बिन्ने घूम तो डोल बोक रहे है ना, माउस ऐसा निशान आता है ना ऐसा, तो ये क्या हो गया पॉइंट करता है। समझ में आ गया, कर्सर क्या करता है पॉइंट करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया ना। आपको कर्सर देखा होगा, आप कर्सर को घुमाते आगे पीछे होता है, जिस चीज़ पे पॉइंट करके आपने उस पर 2 बार क्लिक कर दिया वो चीज़ खुल कर आ जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से बोला जाता है। अगले वाला क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको अंतर बताना है, तो क्या होता है इसका है हार्डवेयर अस्पर्शी होते हैं जबकि सॉफ्टवेयर नहीं। तो हार्डवेयर क्यों ही वह अस्पर्शी, हार्डवेयर ने थे छू सीधी सीधी बात है, हार्डवेयर ने छूस को जी चीज़ ना कंप्यूटर पर हाथ लगा सको वो हार्डवेयर है, बाकी जिन हाथ नहीं लगा सको वो सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू का थे हाथ लगा सको ना, हाथ लगाते करंट आ जाए कहीं से कंप्यूटर सीपीयू में इलेक्ट्रिसिटी लीक होती रहे आ जाना। माउस का लगा सको, कीबोर्ड का प्रिंटर का लगा सको, लेकिन कदे MS ऑफिस का हाथ लगाए होगे, कदे MS पॉइंट ने छू के देखे होगे, कौन छू के देखे ना। तो जी चीज़ ना थे छूस को हो, जो चीज़ टेंजिबल है
वो क्या हार्डवेयर में आती है। हार्डवेयर में हार्ड चीज़ है, कठिन चीज़ है। कोई भी चीज़ कठिन है, सॉफ्ट क्या है बेरो पाटा अपना छू के बेरो पाटा है, स्पर्श करके बेरो पाटा है। और सॉफ्टवेयर कैसी है, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनको अपन छू नहीं सकते। समझ में आ गया आपको एकदम अच्छे से। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कार्य करे। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ओ है कि थे मोबाइल चला रहे हो त्याग उनको, मैं तो आईफोन लेके आया हूँ, आईफोन क्या पे काम करे कमेंट बॉक्स पर बताओ। ठीक है, मेरे पास एंड्रॉइड फोन, तो मतलब एंड्रॉइड को एग्जाम्पल दूंगा। तो आप कहते हो मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कंप्यूटर में कहते हो मेरे पास तो विंडोज़ है, समझ में आया, कोई कह रहे मेरे तो लाइनक्स है मेरे पास, तो विंडोज़ है ना, विंडो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब અહીંયા समझो जो कोई भी ऐप वगैरह है ना जी सॉफ्टवेयर पे काम करी वो क्या कहलावा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलावा है। फॉर एग्जाम्पल अब थे माउस है ना, माउस आया कौन कहते हो मेरी विंडो उड़ गई। अब विंडो जब उड़ जाए ना कोई कंप्यूटर में जाके मी कौन चल रहा है एकदम साफ साफ स्क्रीन हो जा, तो कोई ऐप क्यों कौन चल रहे हो, क्योंकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने को काम कौन करे है, ऑपरेटिंग सिस्टम करे है। समझ में आ गई थारे, जा थारे जिंदगी में सांस से ना सांस काम करेंगे जने थारो सारा शरीर काम करोगो, बाकी सारा पार्ट धीरे धीरे काम करेगा, हार्ट होगी जो अपनी सांसें हो गई वो वही सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। या समझ लो सांस है कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही उदाहरण क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम किसका होता है, सिस्टम का होता है। अगले वाला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है, एमएस विंडो भी है, लाइनक्स और यूनिक्स किसके उदाहरण है, ये एंड्रॉइड हो गया, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। जबकि एमएस वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिस पे जिन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाना ना कुछ काम कौन करे, थारा फोन एकदम ब्लैंक हो जाओगे या कंप्यूटर वो एकदम ब्लैंक हो जाओगे, समझ लो जिस पर ना हार्डवेयर काम करेगी ना तो थारा फोन की टच वगैरह काम करेगी। समझ में आ गई, ना थारा फोन में थे कोई मैसेज भेज पाओगा ना कोई ऐप काम करोगे। तो यही सिस्टम कंप्यूटर में है, ना तो थे कोई कीबोर्ड पर कि टाइप कर पाओगा, ना माउस पर कुछ लिख पाओगा, या फिर ना थारा कोई ऐप चलागो। तो यहाँ की चीज़ के अलावा है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में काम करे बा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा है। समझ में आ गई। एग्जाम्पल विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स हो गया है ना, एंड्रॉयड हो गया, और एप्पल का कौन सा होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी बताऊँ, एप्लीकेशन थारो एप्लीकेशन में के नाम दिख रहे था, ऐप थे कौन खो मैं फलाणो ऐप यूज करूँ हूँ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई। जहाँ की MS ऑफिस हो गई, MS पेंट हो गया, VLC प्लेयर हो गया, समझ में आ गई ना, या फिर आपका व्हाट्सअप हो गया, और जो आपका MX प्लेयर हो गया, ये सब जितने भी ऐप होते हैं ना जो भी कार्य करते हैं फ़ोन के ऊपर, एंड्रॉयड वर्जन है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी के ऊपर क्या कार्य कर रही है, आपका जो आपने MX प्लेयर चलाया, तो MX प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और जो आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है वो क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले वाला क्या है, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित होता है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित होता है, तो टाइम शेयरिंग OS इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो किस पे होता है, डिवाइडिंग CPU टाइम अमंग यूजर्स। मतलब जो CPU है ना, CPU आपने कंप्यूटर पे क्या किया, जल्दी से क्लिक कर दियो क्रोम ब्राउजर पे, फिर कर दियो MS माई कंप्यूटर पे, फिर क्लिक करो MS ऑफिस पे, फिर क्लिक करो MS पॉइंट पे। अब क्यों कंप्यूटर को बाउलो उसको समझ में कोई नहीं रही कौन सा ऐप पहले खोलना है, तो कंप्यूटर क्या करो एक एक करके चीज़ खोलोगे सारी की सारी चीज़ें। तो यही चीज़ के अलावा रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आ गया, जो हर चीज़ों को टाइम के हिसाब से ऑपरेट करता है। वर्चुअल मशीन का क्या उद्देश्य होता है, वर्चुअल मशीन कौन सी वह है जो एक साथ कई मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला दे हुआ है सिंगल टाइम में। समझ में आ गया, तो उसे क्या कहा जाता है, वर्चुअल मशीन। तो एक साथ जो कई ऑपरेटिंग सिस्टम को चला, मतलब एंड्रॉयड भी चल जा, जिसके अंदर विंडोज़ भी चल जा, लाइनक्स भी चल जा, वो वर्चुअल होगा, क्योंकि फिजिकली तो आपको पता है एक कंप्यूटर में तो एक ही चीज़ चल सके है। समझ में आ गई। लेकिन वर्चुअल जो कंप्यूटर को ना, कई कई हॉलीवुड की मूवी में देखो कोई आदमी अचानक को निकल के जब VR की नया, तो वो वर्चुअल रियलिटी दिखाया जाता है। जो आयरन मैन वगैरह की जो मूवियाँ होती है ना उसके अंदर दिखाया जाता है, जिस वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करते हैं वो, तो वही होता है वर्चुअल मशीन।
जिसपे कई ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कार्य कर सकते हैं। हाँ, एवेंजर्स की जो होती है ना मूवियाँ, उसके अंदर आप देखते हो आयरन मैन का जो कैरेक्टर होता है ना, वो जिस पे कार्य करता है, जिस कंप्यूटर पे कार्य करता है, तो वही किस पे कार्य करता है, वर्चुअल मशीन पे कार्य करता है वो। अगले वाला है व्हाट वर द लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पहली जनरेशन कंप्यूटर थी वो की कौन सी लैंग्वेज थी, प्रथम पीढ़ी की, तो मशीन लैंग्वेज ही। मशीन लैंग्वेज जो है, और जिस पे, और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो बाइनरी पे कार्य करती है, 0 और 1 पे। सी और पास्कल किस प्रकार की भाषाएं हैं, तो सी और पास्कल है, जो सी प्लस और पास्कल लैंग्वेज है, कौन सी भाषाएं हैं, ये है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, प्रत्यात्मक भाषाएं होती हैं, मतलब ऐसी भाषाएं होती हैं जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो अगले वाला पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो पाइथन में क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शन है, स्क्रिप्टिंग है, तो इसके सारे के सारे उदाहरण होंगे। अब ये टेक्निकल पर्सन आपको इसको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो पाइथन कैसी भाषा है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहती है, आप जो कार्य करना चाहते हो वही करेगी, फंक्शंस पे कार्य करती है और स्क्रिप्टिंग पे भी कार्य करती है। 4G लैंग्वेज का उद्देश्य क्या होता है, तो 4G लैंग्वेज का क्या उद्देश्य होता है, तो ये क्या होती है, यूजर फ्रेंडली होती है और हाईली प्रोडक्टिव होती हैं। तो जो 4G की चीज़ होंगी, बात रही है, बढ़िया होंगी सारी यूजर फ्रेंडली। तो 4G की जो चीज़ें चलाते हैं ना, 4th जनरेशन जो कंप्यूटर होते हैं, 4th जनरेशन के जो आज के समय जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो ना, वो 4th जनरेशन है। और AI जो आज के समय आप देख रहे हो ना, वो आ रही है, वो कौन सी है, वो 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आएगी। जो भी कंप्यूटर AI पे कार्य करते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो 5G के हैं। और जो आज के समय कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल डेस्कटॉप हो गया, जो लैपटॉप वगैरह, वो 4G पर है। तो ये कैसे हैं ये लैपटॉप, यूज़र फ्रेंडली है, थे यूज़ करो ना था ना, ज़्यादा परेशानी को नहीं होना, तो उन्हें यूज़र फ्रेंडली की और प्रोडक्टिव है, कोई काम करवाना चाहो वो भी करते हुए। अगले वाला है प्रोलोंग किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो प्रोलोंग है वो किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, मतलब आप चीज़ों को जो लॉजिकली चीज़ों को समझा सकते हो, वो किस भाषा से समझा सकते हो, प्रोलोंग भाषा के तहत समझा सकते हो, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी याद कर लेना। अगला है CLI व GUI में क्या अंतर होता है, तो CLI है GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो दुनिया में अंतर समझाऊंगा तान की हुआ है। GUI क्यों है, थे जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर पे जो अब ये चीज़ें लाइव होता है ना कंप्यूटर के मेरे पास, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाता। तो અહીંયા समझ लियो कि कंप्यूटर पे थे इंस्ट्रक्शन दियो कि भाई क्रोम खोल, तो कंप्यूटर क्रोम खोल दियो। लेकिन यही भाषा अगर कोई कोडर है ना, कोई कोडिंग करी है जो वह जो 0 1 पर करके और बा इंस्ट्रक्शन दे, और फिर जो अगर MS वर्ड खोल रहे हैं, तो एक वो कौन सा पर काम करोगे, CLU पर काम करोगे। समझ में आ गया। तो जो कंप्यूटर होते हैं ना, जो आज के समय अपन जो कंप्यूटर चलाते हैं, वो कौन सा बेस होते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करते हैं। और जो CLI होता है वो टेक्स्ट पे कार्य करता है, उस पर आप ग्राफिक पे नहीं कार्य करता। GUI है वो ग्राफिक पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो गया। 20 नंबर प्रश्न है HTML किस प्रकार की भाषा है, तो HTML किस प्रकार की भाषा है, मेकअप की भाषा, मार्कअप की भाषा है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आ गया ना। तो ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, HTML की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कंपटीशन में पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है इसको। अगले वाला प्रश्न है इंटरनेट की शुरुआत किस नेटवर्क से हुई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत किस नेटवर्क से हुई थी, तो सबसे पहले इंटरनेट जिस नेटवर्क पे कार्य करता था वो कौन सा था, ARPANET नाम का कंप्यूटर इंटरनेट सबसे पहले आया था। समझ में आ गया। तो ये टेक्निकल पर्सन अच्छे से याद कर लेना। अब आपके नंबर 2 यूनिट शुरू हो गई है, पहली यूनिट खत्म हो गई है। अगले वाला वर्ल्ड वाइड वेब किसने विकसित किया था, तो टिम बर्नर्ली ने वर्ल्ड वाइड वेब है WWW को विकसित किया था। वो किसका कार्य था, टिम बर्नर्ली का कार्य था। ये फुल फॉर्म से संबंधित है दूसरे वाले में। URL की फुल फॉर्म क्या है, URL की क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से संबंधित है ये URL की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। .com, .org और .gov ये क्या दिखाते हैं, तो ये अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपने लिखा होगा www.rajasthanuniversity.com। तो ये क्या होता है, ये सारी की सारी वेबसाइट होती है। और ये जो .com, .org, .gov देखते हो, इन्हें डोमेन के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया। ये आपको बताते जाए तारा घर को पता है ना कि भाई थे उठे का हो, तो भाई चीज़ यह है। अगले है खोज
सर्च इंजन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सर्च इंजन क्या हो जाए, गूगल होगो, याहू होगो, बिंग होगो, ये सब क्या है, ये सर्च इंजन ही। समझ में आ गया आपको? तो इनका क्या कार्य होता है? अब तो गूगल पर जाके क्या करो, कोई चीज़ की सूचना प्राप्त करो, जैसे थान बेरो करना है कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अगलो टेस्ट कब होगो, समझ में आ गया, अगला वर्ल्ड कप कब होगा, या राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पर मिलेगी। तो यही तो आप इन्फॉर्मेशन सर्च करने का ही तो कार्य करते हो इंटरनेट पे। तो यही है सर्च इंजन का क्या कार्य होता है? सर्च इंजन का कार्य होता है आपको इन्फॉर्मेशन को सर्च करना। सर्च इंजन कितने के एग्जाम्पल कौन से रट कर चले जाना, एग्जाम में प्रश्न आएगा इस बार। एक सामान्य ईमेल का पता कैसे करें? तो एक सामान्य ईमेल का पता कैसे करोगे? तो एक सामान्य ईमेल है, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए? डबल @ नहीं होना चाहिए एक तो, ठीक है, कॉमा नहीं होना चाहिए उसके अंदर एक तो, और आप बिना @ के भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें से कौन से वाला है? इसमें ऑप्शन नंबर जो द है वो सही है, @gmail.com। अगले वाला, ईमेल अकाउंट का कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सी जानकारी अनिवार्य है? तो ईमेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कौन सी जानकारी चाहिए? व्हाट इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल टू कॉन्फ़िगर एन ईमेल अकाउंट? तो आपको कोई भी इंसान का ईमेल अकाउंट खोलना तो आपको क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए पासवर्ड, और उसके सर्वर से संबंधित सेटिंग्स का पता होना चाहिए। CCC और BCC ईमेल किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो आपको CC कार्बन कॉपी और बाइंडिंग कार्बन कॉपी। तो ये क्या होती है? जैसे कि आप चाहते हो, आप 3 दोस्त हो, रोहित, मोहित, सुमित। तो रोहित चाहता है कि वो एक ईमेल लिखे, वो मोहित और सुमित दोनों के पास में जाए। तो वो क्या करेगा? मोहित को डाल देगा CC में और सुमित को डाल देगा BCC में। समझ में आ गया आपको? तो ये क्या होती है? कार्बन कॉपी। मतलब जहाँ थे कौन लिखोगे, वो मार्कशीट के नीचे कार्बन कॉपी लगी रहे, सेम टू सेम चीज़ है ना, बस छप के आ जाओ है बाई चीज़ है। एक अंदर भी जो सेम टू सेम ईमेल है वो दूसरे वाले व्यक्ति के पास जा सकती है एक ईमेल एड्रेस के थ्रू। तो क्या होता है? टू सेंड एंड कॉपी ऑफ ईमेल, तो मेल की कॉपी को भेजने के लिए। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है? आप एक से अधिक व्यक्तियों को सेंड कर सकते हो ईमेल, CC व BCC लगाकर। फुल फॉर्म भी बता दी, कार्बन कॉपी, BCC बाइंडिंग कार्बन कॉपी। अगले वाला है, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा किस पर निर्भर करती है? तो व्हाट डज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट डिपेंड अपॉन? तो आप कितनी ज़्यादा ईमेल भेज सकते हो, किस पर डिपेंड करती है? सर्वर पर डिपेंड करती है, कौन सी सर्विस का आप उपयोग कर सकते हो। तो आप अगर प्रो वर्जन का या पेड वर्जन का यूज़ करते हो, जो कंपनी वाले कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा भेज सकते हो, और जो आपका नॉर्मल वर्जन होता है उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। इनबॉक्स में क्या होता है? तो ईमेल के इनबॉक्स में क्या देखने को मिलता है आपको? तो इनबॉक्स में, थारा फोन में इनबॉक्स में क्या है? मैसेज है, रिसीव्ड मैसेज। जो आपको मैसेज, जो ईमेल है वो प्राप्त हुई हैं, वो कहाँ पर प्राप्त होती हैं? रिसीव्ड ईमेल के अंदर आपको प्राप्त होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस का क्या उदाहरण होता है? तो तुरंत कोई आदमी थे मैसेज कर सको, उनकी को उदाहरण है व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप के माध्यम से आप किसी भी इंसान को क्या कर सकते हो? तुरंत मैसेज पूछ सकते हो। तो पिछली बार सोशल मीडिया के इन्होंने काफ़ी उदाहरण पूछे थे, तो इस बार ऐसा प्रश्न आएगा, घुमाकर याद रख लेना। इंस्टेंट मैसेज कर सकते हो आप, कहाँ पर वीडियो अपने फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, वीडियो से शेयरिंग प्लेटफॉर्म कौन सा इसमें से, रील कहाँ पे शेयर कर सकते हो, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस बार एग्जाम में। टेली कम्युनिकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या अंतर है? तो टेली कम्युनिकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या अंतर होता है? तो इसमें अंतर होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो विजुअल्स होते हैं, और जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं ना, इसमें सिर्फ टेक्स्ट होंगे आपके, और वीडियो में क्या होते हैं? टेक्स्ट, साउंड प्लस आपको वीडियो देखने को मिलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। ई कॉमर्स क्या है? तो जहाँ अमेजोन होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, मेसो हो गया, जी चीज़ा पर थे कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद फरोख्त कर सको हो, बात सब चीज़ क्या हुआ है? ईमेल का, ई कॉमर्स का अंतर्गत आवा है। समझ में आ गया? तो डूइंग बिजनेस ऑन द इंटरनेट किसके अंतर्गत आता है? ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और ई कोई भी चीज़ का लागे रहे ना, वह इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट से संबंधित हो। ई की फुल फॉर्म हो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उस समझ लियो कि वह इंटरनेट से संबंधित हो कोई भी एक चीज़। तो ई कॉमर्स का उदाहरण समझा दिया था ना, जरूरी कोई नहीं यो पर्सन आवे, पर्सन आ जाए। ई कॉमर्स का क्या उदाहरण है? वहाँ पर आपको अमेजोन देखने को मिल जाए, फ्लिपकार्ट देखने को मिल जाए, मीशो देखने को मिल जाए आपको, या कोई अन्य कोई वेबसाइट देखने को मिल जाए जहाँ पे बिजनेस के लिए काम में आती है जो।
समझ में आ गया। मोबाइल वॉलेट का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो मोबाइल वॉलेट का ही जहाँ फ़ोन पे होगो, गूगल पे होगो, एयरटेल पे होगो, है ना, पेटीएम होगो, ये सब के ही मोबाइल वॉलेट होते हैं। तो इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाई फ़ोन पे को क्या लिए यूज़ करो थे? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो यही उसका एक उदाहरण होगा। अगले वाला, ऑनलाइन बैंकिंग में निम्न में से कौन सी सेवा आती है? तो जब आप ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग लेते हो तो इसमें से कौन सी सेवा आती है? तो ऑनलाइन बैंकिंग में आप क्या करते हो? अपने बैंक अकाउंट का क्या कर सकते हो? अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो। अगले वाला, क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ होता है? तो क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ होता है? क्लाउड स्टोरेज का अर्थ होता है कि जहाँ आपके पास गूगल ड्राइव होता है ना, तो गूगल ड्राइव पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड करके रखते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखते हो, या फिर गूगल फोटोज़ के नाम होता है, उस पर आप अपनी फ़ोटो ऑनलाइन स्टोर करके रखते हो। अब आप तो कर देते हो स्टोर, लेकिन वो होती कहाँ पे है स्टोर? कभी सोचा आपने? वो स्टोर होती हैं जैसे कि आपके पास आप अपने आपका जो सामान है वो आपके घर में रखते हो, या कोई गोदाम होगा वहाँ पर रखते हो। ऐसे ही ऑनलाइन के अंदर बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, उन्हें सर्वर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वर होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों रखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज के नाम से जाने जाता है। या समझ लो फिजिकली, मतलब ग्राहकों को सामान सट्टो रखा उन गोदाम बोला ना, ऑनलाइन गोदाम के रूप में क्लाउड स्टोरेज ने जाने जावे है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या लाभ होता है? इसमें कोई भी फिजिकल डिस्क नहीं रखी जाती, तो फिजिकल कौन रहे, सारी चीज़ें ऑनलाइन रहे। तो यहाँ थोड़ी आओ कि थे गूगल ड्राइव पर जाके खो दे ले अपनी आप मेमोरी कार्ड स्टोर कर ले, यहाँ थोड़ी कदे को नहीं होना कि हो थारी फोटो पेन ड्राइव PDF वगैरह डाउनलोड कर सको। यहाँ कौन 10वीं क्लास की जो मार्क शीट है जो था सर थारे स्कूल वाला डिब्बा कदे जाके ऊपर अपलोड कर दी कि ले या रख ले, ऐसा नहीं होता ना, आप उसकी PDF ही कर सकते हैं ना अपलोड। तो बस यही एग्जाम्पल होता है क्लाउड स्टोरेज का। अगले वाला, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर आप किसी के ऊपर कर देते हो तो क्या हो जाता है? वो चीज़ डिजिटली लीगल हो जाती है, डिजिटली मान्य हो जाती है। तो दस्तावेज की वैधता सिद्ध करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जा सकता है। ईमेल में एड्रेस बुक का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एड्रेस बुक इन ईमेल? तो ईमेल के अंदर एड्रेस होता है, तो इसका कार्य क्या होता है? तो अगर भाई एड्रेस बुक बना रखी है ईमेल के अंदर, जो थारा क्या हुआ जो कॉन्टैक्ट वगैरह है नहीं फ़ोन में थे, कोई फ़ोन में कोई की ईमेल जीमेल लॉगिन करी, जीमेल लॉगिन करता है, सारा कॉन्टैक्ट आ जाए ना थारा, कहीं आ जाए ब कट्ठे स्टोर हो कदे सोचिए बात, कौन सोची ना, आज सोच लो स्टोर कॉन्टैक्ट्स के नाम में ऑप्शन होता है जीमेल पे, वहाँ पे स्टोरेज हो जाती है। समझ में आ गया। और उसको क्या बोला जाता है? एड्रेस बुक के नाम से कार्य करता है वो। समझ में आ गए। कहाँ पे स्टोर होते हैं? एड्रेस बुक पर कार्य होते हैं आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स। किसी अज्ञात स्रोत से आई अटैचमेंट वाली फाइल को खोलने के लिए क्या जोखिम होता है? तो भाई कोई आदमी था जाने कोई निर्भर था कोई चीज़ क्यों भेजोगो, कोई फायदा हो जाए तो भेजोगो, तो नहीं खोलनी चाहिए ना कभी भी। तो ये क्यों है? इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर वायरस उसकी जो थारो के ईमेल हैक कर ले या फ़ोन पे वगैरह हैक कर ले। तो कोई भी अज्ञात अटैचमेंट आए, स्पैम में जो भी थारे पास ईमेल आए उसको कभी मत खोलो। तो इसका सही क्या होगा? मे गेट वायरसेस एंड मोलवेयर। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट खाली छोड़ने का क्या प्रभाव होता है? तो जब आप ईमेल भेजते हो तो खाली सब्जेक्ट छोड़ने का क्या फ़ायदा होता है? तो इट मे गो टू द स्पैम एंड लुक अनप्रोफेशनल। तो भाई मान लेते कोई चीज़ है थारे कॉलेज है ना, कॉलेज में था ये यूनिवर्सिटी था कोई ईमेल लिखनी है, तो ऊपर सब्जेक्ट हमेशा लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? इससे क्या होगा कि उन्हें अँ कौन बेर पटो कि भाई क्या चीज़ पर लिखे है, तो वह अनप्रोफेशनल दिखेगी। अब ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 2 खत्म। यूनिट नंबर 3 शुरू करते हैं अपन। अगले वाला, फिशिंग साइबर हमला किस प्रकार से होता है? तो फिशिंग क्या होती है? फिशिंग मतलब जब मछली पकड़ा ना, ये सब हुई है। यो के तरीको है, झारखंड मैसेज आयो कि आपने जीता 10 लाख रुपए प्लस एक स्कॉर्पियो गाड़ी, इस लिंक पर क्लिक करें जीतने के लिए, या इस नंबर पर क्लिक करें। थे क्लिक करो, स्कॉर्पियो गाड़ी तो मिली नहीं मिली, थारा अकाउंट में 10 रुपया अब्बा और उठ गया। तो यो क्या कहलावा? ये फिशिंग कहलावा है। समझ में आ गया आपको? तो ये क्या होता है? फ्रॉड यूजिंग फेक ईमेल्स। तो ये जो यहाँ की ईमेल टेक्स्ट मैसेज आई, ये किसे कहलाते हैं? फिशिंग कहलाते हैं। ये फ्रॉड करने के लिए यूज में आते हैं। सुरक्षित वेबसाइट को कैसा पहचाना जाए? तो जठे HTTPS HTTP के आगे जो S लगता है ना, वो S का अर्थ ही क्या होता है? सिक्योर होता है। इसका HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S का अर्थ होता है सिक्योर। तो जो गूगल पे ना, गूगल पे कदे कदे SSID खोलो और वह खुले खुना लाल सोची ना जाना कदे मत तो कौन खोलूँ, प्राइवेसी एरर दिखाते हो ना कदे कदे SSID कौन खोला है, या छात्रवृत्ति की वेबसाइट खोली होगी जो तो थान दिखाता होगा मोबाइल पे, तो वो क्यों कौन खोला है? क्योंकि उसके अंदर जो पॉपअप खुले हैं,
पॉपअप खुला मतलब मोबाइल के अंदर एक एड शो देखना खुला न मिला है, तो वो उकले कौन खुला हुआ चीज़, और यह चीज़ क्या आवा इलीगल चीज़ का रूप में आवा है। तो ओवे इलीगल को नहीं है सोसाइटी, लेकिन बा कुछ मानना कोई ना हर चीज़ का आया। तो वो ऐसा जब लाल वेबसाइट आएगी तो वहाँ पे देखना HTTP आएगा, एस हट जाता है उस चीज़ से, समझ में आ गया। और जब भी गूगल पे ऐसी वेबसाइट खुलेगी तो वो आपसे करवाएगा कि भाई आप अपने जोखिम पे खोल सकते हो, ये खतरनाक वेबसाइट हो सकती है। अगले वाला प्रश्न है, वेरी साइन एंड ट्रस्ट पे जैसी सुरक्षित मोहरें सिक्योर सील्स का क्या कार्य होता है। तो वेरी साइन और ट्रस्ट पे जैसी सुरक्षित मोहरों का क्या कार्य होता है, ये करती हैं सर्टिफाइड द वेबसाइट सिक्योरिटी। तो ये किसको करती हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो सुरक्षा है उसकी प्रमाणिकता करने का कार्य में ली जाती हैं उसको। ईमेल शिष्टाचार, ईमेल एटिक्विटी में क्या शामिल होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ईमेल एटिक्विटी। तो ईमेल एटिक्विटी का क्या कार्य होता है। अगले वाला क्या होता है, ईमेल एटिक्विटी में क्या होता है, क्लियर सब्जेक्ट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो ईमेल शिष्टाचार में क्या होना चाहिए कि आपने अच्छे से सब्जेक्ट लिखा और बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया, तो वो किस में आएगा, ईमेल शिष्टाचार के अंतर्गत आएगा। अगले वाला आईटी के सामाजिक प्रभाव में से क्या है। तो व्हाट इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सामाजिक प्रभाव क्या होता है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आती है और जुड़ाव ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, पहले के समय क्या होता था, आपके एक छोटा सा उदाहरण दूँ, पहले के समय अगर ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी ना, तो आपको छोटा दस्तावेज को करवाने के लिए भी कुछ ना कुछ घूस देनी पड़ती थी। लेकिन अब ऑनलाइन होने के कारण क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ गई है। तो इसका सही क्या होगा, अधिक पारदर्शिता होती है और जुड़ाव भी बढ़ता है। अगले वाला, साइबर अपराध को रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या है। तो साइबर अपराध को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना पड़ेगा और अच्छे से आपको सुरक्षित व्यवहार करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में साइबर कानून किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो भारत में साइबर कानून वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है साइबर कानून। अगले वाला प्रश्न है, कॉपीराइट का उद्देश्य क्या होता है। तो कॉपीराइट को देखा मैंने आपको काफ़ी बार उदाहरण दिया है। आप अगर मेरे जो वीडियो पढ़ा रखा है और अगर आपने यूट्यूब पे डालने का प्रयास किया सेम टू सेम, तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं या कॉपीराइट मार्क दे सकता हूं। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखा दिया कि इस व्यक्ति ने मेरा सेम टू सेम वीडियो डाला है, समझ में आ गया। तो ये कॉपीराइट से संबंधित होती हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति ने अपनी मेहनत करके अपना दिमाग का प्रयोग करके कोई चीज़ करी और आप उसको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। तो सर्जनकर्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। इट कैन प्रोटेक्ट द क्रिएटर्स राइट। अगले वाला, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें प्राइवेसी क्या होती है, तो ये होती है कॉपिंग सॉफ्टवेयर विदाउट लाइसेंस। तो आप क्या करते हो, काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो एडिटिंग वगैरह से संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें आप बिना लाइसेंस यूज करे उसको यूज करते हो प्राइवेसी करके। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लेना, पायरेसी क्या होती है, जो टेलीग्राम पर जाके जो बोर्ड पर लगा के मूवी डाउनलोड करके देख लो ना, वह पायरेसी के अंतर्गत आया है। समझ में आ गया आपको। कोई भी चीज़ की जो लाइसेंस करके सॉफ्टवेयर का नकल करके आपको उसको यूज़ कर लेते हो, अब मूवी वगैरह को कॉपी कर लेते हो, तो वही चीज़ किसके अंतर्गत आती है, पायरेसी के अंतर्गत आती है। तो पायरेसी से संबंधित अगर कोई ऑप्शन देखने मिले तो हम कह रहे हो लाइसेंस के बिना अगर कोई भी चीज़ हो रही है, कोई ऐप कोई यूज हो रही है, कोई मूवी वगैरह है, कुछ भी हो रहा है, अवैध रूप से जो चीज़ हो रही है वह किस में होगी, पायरेसी में होगी। पेटेंट और कॉपीराइट में क्या अंतर होता है। तो पेटेंट और कॉपीराइट में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एंड कॉपीराइट। तो इसमें क्या अंतर होता है, पेटेंट विचारों का होता है और कॉपीराइट अभिव्यक्ति का। तो पेटेंट फॉर आइडियाज एंड कॉपीराइट फॉर एक्सप्रेशंस। तो पेटेंट को जया मान लो कि मैं एक आइडियो लेके आयो कि यूनिवर्सिटी कि मैं मेरी खुद की एक सीरीज लॉन्च करूँगा, तो बा अगर सीरीज थे कॉपी करके अगर थे बेच रहे हो तो बा चीज़ की माओगी, कॉपीराइट माओगी। और मैं आइडियो दियो कि एक नयो कोर्स लॉन्च करो, मतलब एक नए कोर्स लॉन्च कर दियो कोई अलग तरीका AI के ऊपर, तो वो ना अगर कोई कॉपी करके बेच रहे हो तो वो क्यों मांगो, वो मैं पेटेंट करा सकूँ। या फिर मान लो मैं एक आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक कोई ऐप बनायो, कोई एक अलग सी चीज़ बना दी और वो चीज़ ना कॉपी कर ली थी, है ना, वो विचार ना कॉपी कर दियो, तो वो क्या मांगो, पेटेंट में काम आओगो। अभी को उदाहरण हम कोका कोला होगा, कोका कोला कंपनी हो गई, या फिर जो मैकडोनाल्ड ये जो मैक हो गया, या फिर जो भी है बड़ी बड़ी कंपनियां, ये अपनी क्या रेसिपी किसी को बताती नहीं है,
समझ आ गया। ये इन्होंने अपनी अपनी कंपनियों को पेटेंट करा रखा है। अगले वाला सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या होता है, डिफाइन द टर्म ऑफ यूजेस। तो लाइसेंस में क्या क्या होता है आपको कि किस तरीके से इस चीज़ को यूज करना है उसके बारे में आपको बता के रखते हैं इस चीज़ के अंदर। 12 नंबर प्रश्न है, पायरेसी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इनमें से पायरेसी सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पायरेसी वो सॉफ्टवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर फॉर नॉन एसेसेबल सोर्स कोड। तो ऐसे पायरेसी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके अंदर लाइसेंस नहीं लगा के रखते हैं, जिनमें सोर्स कोड को नहीं लगा के रखा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या फायदा होता है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका क्या एग्जांपल है, जैसे गूगल ओपन सोर्स वो होते हैं जिसपे कोई भी व्यक्ति जाकर फ्री में कोई भी चीज़ यूज कर सकता है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं, गूगल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो इन पे आप क्या जा सकते हो, फ्री में अपनी सारी की सारी चीज़ें चला सकते हो। तो वो क्या हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है, समझ में। और ये क्या होता है, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनके लिए टेक्निकल टर्म क्या आती है, इनका सोर्स कोड है वो सबके लिए उपलब्ध होता है, इनका लाइसेंस होता है वो सबको उपलब्ध होता है। अगले वाला प्रश्न है, जीपीएल लाइसेंस का क्या उद्देश्य होता है। तो जीपीएल होता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ जीपीएल लाइसेंस। तो जीपीएल लाइसेंस का क्या पर्पज होता है, इट अलाउ यूजर्स टू व्यू मॉडिफाई एंड द डिस्ट्रीब्यूट कोड। तो ये क्या करता है, उपयोगकर्ता को कोड देखने की, संशोधित करने की और वितरण करने की अनुमति देता है। इट अलाउ टू यूजर टू व्यू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उपयोगकर्ता है कोड देख सकता है, उसमें संशोधित कर सकता है और अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है। अब इथिकल हैकिंग का क्या उदाहरण है। तो देखो हैकिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इलीगल हैकिंग और एक होती है इथिकल हैकिंग। तो अगर आपने किसी भी व्यक्ति का फोन, आपने किसी के व्यक्ति का अकाउंट हैक करके उसके पैसे निकाल लिए, तो वो किस प्रकार की हैकिंग है, इलीगल हैकिंग है। लेकिन जिस व्यक्ति ने निकाला है उसको, उसके फ़ोन को हैक करके उसका आईपी एड्रेस से पता निकाल लिया, वो किस में आ गया, इथिकल हैकिंग में। मतलब जो चीज़ सही तरीके से, नेगेटिव तरीके से, गलत उपयोग के लिए हैकिंग की जाती है वो आती है इलीगल हैकिंग में, और जो पॉजिटिव चीज़ के लिए जिस चीज़ की हैकिंग की जाती है वो आती है इथिकल हैकिंग में। तो कानूनी रूप से सिस्टम की सुरक्षा की जांच करना इथिकल हैकिंग में आएगा। तो लीगली की जा रही नई चीज, इसीलिए इथिकल हैकिंग का उदाहरण में आएगी। अगले वाला प्रश्न है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो सोशल इंजीनियरिंग का क्या कार्य होता है, ये मैनिपुलेट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड ट्रस्ट। तो आपको पता है जो रील वगैरह है ये क्या करती हैं, इंसान को पास वैसा ही कंटेंट भेजती हैं जैसा आप देखना चाहते हो। तो ये हमारी भावनाओं के साथ खेलती हैं, हमें एडिक्ट करने का प्रयास करती हैं। तो वही होता है, ये इंसानों की भावनाओं और भरोसे का दुरुपयोग किया जाता है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो ये ऐसा ही एल्गोरिदम हो गया, ऐसा ही कंटेंट आपको भेजा जाता है जो आपकी भावनाओं के साथ भेज सके। आप सैड हो तो आपके पास सैड कंटेंट आएगा, खुश हो तो कॉमेडी वाला कंटेंट आएगा। आप जैसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है वैसा ही कंटेंट आपके पास भेजा जाएगा। ये क्या करता है, आपके इमोशंस को समझता है, रीड करता है, आपका मूड कैसा है उसको रीड करता है और वैसा ही कंटेंट आपको परोसने का कार्य करता है। अगले वाला प्रश्न है सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतों में क्या शामिल है। तो आपको सही तरीके से अगर आप कंप्यूटर को चला रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक। तो शामिल क्या नहीं है, तो आप अविश्वसनीय जिस ऐप पर आपको भरोसा नहीं है, जिस लिंक पर आप भरोसा नहीं, अगर आप किस पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, वो सुरक्षित ब्राउजर में नहीं होगा। उसके अलावा ये नई चीज़ बतानी थी, नेगेटिव ऑप्शन छांटना था इसमें। तो यूजिंग द HTTP फाइल साइट्स, तो जहाँ पे एस लगाओ, सिक्योर फाइल साइट्स को यूज कर रहे हो, वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो ये तो क्या सुरक्षित का उदाहरण है। ब्राउज़र को बार बार समय पर अपडेट रख रहे हो तो कोई हैकिंग नहीं हो सकती, उससे क्या होगा, आपका ऐप अपडेट रहेगा, बग नहीं आएगा, कोई वायरस नहीं आएगा। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हो तो भी ये सुरक्षित का है। तो इसमें जो एक ही ऑप्शन है जो गलत होगा वो क्या होगा, अविश्वसनीय लिंक वाला। 18 नंबर प्रश्न है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसे सुरक्षा देता है। तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है वो किसको सुरक्षा देता है, वो सुरक्षा देता है आइडियाज एंड क्रिएटिव वर्क्स। तो आइडिया और जो क्रिएटिव वर्क्स है उनको सुरक्षा देता है, विचारों और रचनात्मक कार्यों को सुरक्षा देता है। भारत में आईटी अधिनियम लागू हुआ था। तो भारत में आईटी अधिनियम कब लागू हुआ था, सन 2000 के अंतर्गत आईटी अधिनियम वो लागू हुआ था।
साइबर अपराध का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम का कौन सा उदाहरण है इसमें? कोई भी व्यक्ति है उसका क्या उदाहरण पॉजिटिव पूछ रखा है इसमें। तो साइबर क्राइम का कौन सा है? किसी इंसान की पहचान को चोरी कर रही है, वो किस में आ रहा है? साइबर क्राइम में आ रहा है। तो 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब चौथी यूनिट की तरफ अपन बढ़ेंगे। चौथी यूनिट को देखेंगे अपन। निम्नलिखित में से कौन सा पैसिव अटैक है? पैसिव अटैक कौन सा है? तो ट्रैफिक स्निपिंग करना। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट को देखते हो ना, कभी उस पर आ जाता है 404, कभी कभी वेबसाइट पे 404 देखने को मिलता है ना आपको, तो वो क्या होता है? ट्रैफिक स्निपिंग से संबंधित है। टेक्निकल टर्म है, रट लेना पर्सन को। अगले वाला पर्सन है एक्टिव अटैक में क्या होता है? तो एक्टिव अटैक में क्या होता है? डाटा इज मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉय। तो डाटा को बदला जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो कोई भी वेबसाइट है उसके डाटा को हैक करके उसमें बदलाव कर दिया गया, वेबसाइट चलनी बंद हो गई, और उस पर जो डाटा था उसमें भी मॉडिफाई कर दिया, कुछ की जगह कुछ और ही खुल गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। रैंसमवेयर किस प्रकार का साइबर अटैक है? तो रैंसमवेयर है वो किस प्रकार की साइबर अटैक है? तो रैंसमवेयर कौन से वायरस होते हैं जो आपका जो लैपटॉप है, अब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हो गए हैं, समझ में आ गया, जो एक बड़ा हॉस्पिटल था उसकी सारी की सारी फाइलों को और कंप्यूटर को हैक कर लिया, और हैकर ने कहा आप हमें 10 करोड़ रुपए दीजिए, फिर आपको सारी जो ऐप हैं, आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो आपको देंगे। तो ये जो फिरौती मांगने का काम करते हैं ना, हैकिंग करके, ये किसके अंतर्गत आते हैं? रैंसमवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो फाइलों को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगने वाले रैंसमवेयर कहलाते हैं। अगले वाला है स्पाईवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्पाईवेयर, स्पाई से आपको समझ में आ गया होगा। स्पाई मतलब चीज़ों की चुपचाप मॉनिटरिंग करना, स्पाई करना, किसी की निगरानी करने से संबंधित है। तो उपयोग करता है उसकी गतिविधियों को चुपचाप आप मॉनिटर करते हो, किसी इंसान की आप गतिविधियों को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हो कि भाई इसका, वो स्पाईवेयर में आता है। इमोटेट क्या है? तो इमोटेट क्या है? एक प्रकार का एक बैंकिंग ट्रोजन वेयर से संबंधित है, मतलब एक बैंकिंग में हैकिंग करने वाला सॉफ्टवेयर है इमोटेट। फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फिशिंग? तो फिशिंग का मेन गोल क्या होता है? स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी जो व्यक्ति है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा चुराई जा सकती है? तो मैंने पहले करा दिया था, फिशिंग के अंतर्गत कहलाती है, भी प्रकार की हैकिंग होती है। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है? तो मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है? अटैकर कम्युनिकेट बिटवीन टू पार्टीज। तो जो हैकर है ना वो दो पक्ष के बीच में बातचीत करेगा, मतलब दोनों तरफ की, मतलब आपने जो बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे उसकी बात भी हैक कर ली और आप जिससे बात कर रहे हो उसकी भी हैक कर ली, तो दोनों के बीच की जो बातों को हैक कर लिया गया उसे क्या कहा जाता है? मैन इन द मिडल अटैक के नाम से जाना जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में से किसे खतरा होता है? तो एसक्यूएल इंजेक्शन से किसे खतरा होता है? तो ये होता है डाटाबेस। समझ में आ गया? तो एसक्यूएल इंजेक्शन से किसको खतरा होता है? जो डाटाबेस होता है, जहाँ पे स्टोरेज होता है, सर्वर होता है, उसको खतरा होता है। टेक्निकल पर्सन है, याद कर लेना। पासवर्ड अटैक का एक सामान्य तरीका है। तो पासवर्ड अटैक का सामान्य तरीका क्या है? ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक और तरीका होता है जिसमें क्या होता है, आपके पासवर्ड्स हैं उनको क्रैक कर लिया जाता है। जो आप कॉमन पासवर्ड लगा के रखते हो, वाईफाई के पासवर्ड क्या मिलेंगे? 8 बार 0, 1 से 8 बार, उल्टे 8 से 1। समझ में आ गया? ऐसे लगाते हैं, या लगाएंगे 1 2 3 4 5, फिर उल्टे कर दिए 8 7 6, ऐसे पासवर्ड लगाएंगे। तो कॉमन पासवर्ड है। अधिकतर के जो वेबसाइट के पासवर्ड कहेंगे आपका नाम @ 1 2 3, बस ऐसे पासवर्ड रखते हैं अपन। तो यही करा था पासवर्ड अटैक से एक सामान्य तरीका, ब्रूट फोर्स अटैक। अगले वाला है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य क्या है? तो फायरवॉल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल नेटवर्क यूनिट। तो फायरवॉल क्या करता है? किस प्रकार का आपके पास नेटवर्क आ रहा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं डाउनलोड हो रही है, कोई वायरस तो डाउनलोड नहीं हो गया, कोई गलत सॉफ्टवेयर तो नहीं हो गया, वो उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? फायरवॉल कार्य करता है। दीवार की तरह काम करता है ये चीज़ों के बीच में। अगले वाला, कंप्यूटर वायरस का सबसे सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो आपका फ़ोन है या कंप्यूटर चलना स्लो हो गया, बैटरी अचानक से डिस होने लग गई, चलता चलता है उसकी बैटरी कम चलने लग गई है, तो इसका मतलब कि आपका फ़ोन वायरस का शिकार हो चुका है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्लो डाउन द सिस्टम परफॉर्मेंसेज।
तो जो सिस्टम उसकी परफॉर्मेंस है वो अचानक से डाउन होने लग जाती है। अगले वाला, नेटवर्क सुरक्षा में रिस्क असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन द नेटवर्क सिक्योरिटी? तो रिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क सुरक्षा में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? संभावित खतरों की पहचान और मूल्यांकन करना। तो आप क्या करते हो, रिस्क पहले से ही समझ जाओगे कि भाई ये वेबसाइट को यूज करेंगे तो अपने क्या वायरस आ सकते हैं, या फिर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या हो सकता है, मेरा फ़ोन हैक कर सकता है। तो इसे रिस्क असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो भविष्य में खतरे हो सकते हैं उसको आपको मूल्यांकन कर सकते हो। या आप ऐसे सोचते हो कि मैं इजी पासवर्ड लगाऊंगा तो मेरे कोई भी पासवर्ड क्रैक कर सकता है। अगले वाला कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क एसेट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एसेट है? पासवर्ड एंड द सिस्टम डाटा। तो पासवर्ड और सिस्टम का जो डाटा है वो एक प्रकार का नेटवर्क एसेट के रूप में उसको जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, एडवेयर का कार्य क्या होता है? तो एडवेयर का कार्य क्या होता है? जो फालतू के एडवर्टाइजमेंट दिखाता है वो क्या होता है? एडवेयर के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब जो आप कभी कभी किन किन लोगों के मोबाइल में नहीं देखते हैं ना, ऑटोमेटिक ऐड चलने लग जाते हैं बैकग्राउंड में, तो वो एडवेयर के ही उदाहरण होते हैं। वो क्या हो जाता है? वायरस हो गया ना, वो जो आपके जो कंप्यूटर जो ऐप फोन है या कंप्यूटर इसमें डाउनलोड हो गया, इसलिए वो ऐड दिखा रहा है आपको जो आप देखना भी नहीं चाहते हो, या कई वेबसाइटों पर चलते हैं। साइबर हमले में सुरक्षा के लिए पहला कदम क्या होता है? तो साइबर हमले में सुरक्षा का पहला कार्यक्रम क्या होता है? सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वेबसाइट को यूज करना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर में हैक हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा का उपाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुरक्षा का उपाय नहीं है? ओपन पब्लिक वाईफाई को यूज करना। तो आप पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप सुरक्षित चीज़ों को यूज में नहीं ले रहे हो। बाकी एंटीवायरस, फायरवॉल या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसका उदाहरण है? अगला, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि आप किसी भी जानकारी, आपके पास किसी की पर्सनल चीज़ें पड़ी हैं, आप उनका मिसयूज कर रहे हो, गलत तरीके से यूज कर रहे हो, किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो किस में आती है? आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आती हैं। अगले वाला प्रश्न है, नेटवर्क सुरक्षा में कौन से स्तर होते हैं? तो नेटवर्क सुरक्षा में कौन से होते हैं? डाटा, एप्लीकेशन, सिस्टम और नेटवर्क। तो ये सभी के सभी किसके उदाहरण होते हैं? नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित उदाहरण होते हैं। अगले वाला है, नेटवर्क हमलों को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपयोग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको समय समय पर अपडेट करते रहें। यही किस में आता है? आपका नेटवर्क हमलों को रोकने में सबसे सुरक्षित रहता है। अगले वाला, एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वैलिडेट द यूजर इनपुट। तो यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया गया उसको सही से लागू करना चाहिए। तो डेटा इनपुट को आपको क्या कर सकते हो? वेरीफाई करना चाहिए। तो मतलब जो सामने से डेटा आ रहा है उसको वेरीफाई करना चाहिए, ये होता है इसका। तो ये था आपका पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित। आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।